Good morning, students. So now we are going to discuss about the next topics of our unit, that is magnetic effects of current and magnetism. So basically we will start our topics from the first topic, very first topic, that is Lorentz force. Lorentz force. बेटे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल with charge q moves in electric field, then it experiences a force that is given by q into E. Fine. Similarly, when this charged particle moves in a magnetic field with the velocity v, तो कौन कैसी होगी मैग्नेटिक फोर्स? q v क्रॉस b. तो लॉरेंज फोर्स क्या है? जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इफेक्ट में मूव करता है तो एक फोर्स लगती है, उसका नेम होता है लॉरेंज फोर्स. तो उस केस में ये दोनों फोर्सेस का क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन. तो आई कैन राइट इट एज F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, और क्यू बाहर निकाला तो ये होगा ई वेक्टर प्लस v cross b. So this is the equation. Yeah, this is the formula for Lorentz force. Now let's discuss about the force between two parallel linear conductor. तो ये दोनों वायर्स हैं, एक दोनों में से करंट पास हो रहा है I1 I2, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है. तो क्या होगा? जब भी करंट पास होता है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो प्रोड्यूस होगा इस तरह से. फाइन. तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स F2 अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल क्या बताता है? इफ द 3 फिंगर्स ऑफ अवर हैंड आर टेकन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो अगर ये F, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द करंट. अगर हम इस पे अप्लाई करें तो ये जो फोर्स है वो क्या करेगी? हमेशा इनवर्ड एक्ट करेगी. तो ये फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? वैसे ये फोर्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे? B1 की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 2 I1 अपॉन R. तो ये क्या होगा? हमारा वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर. तो इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड पे क्या लग रही है? फोर्स लग रही है. तो F2 ऑन एनी एलिमेंट ऑफ लीनियर लेंथ, तो मैंने लेंथ ले ली लीनियर, तो ये क्या होगी हमारी? इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? B1 इंटू I2 इंटू लेंथ कितनी है? 1. BI येलो होता है ना, तो BI 1. तो ये क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 2 I1 I2 अपॉन R. तो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकंड C2D2 कंडक्टर. सिमिलरली फर्स्ट पे भी इसी तरह से फोर्स लगेगी और सेम लॉ अप्लाई करने से ये क्या करेगी? हमेशा इनवर्ट. तो इससे क्या प्रूव होता है कि इस फोर्स, यहाँ पे फोर्स लग रही है इनवर्ट, सिमिलरली यहाँ पे भी फोर्स लग रही है इनवर्ट्स. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, तो हमें क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, हमने क्या देखा कि दोनों क्या है? एक दूसरे को क्या करेंगे? हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. फाइन. तो ये हमेशा ही एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट. अब अगर मैं बात करूं अम्पियर, अब 1 अम्पियर की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, ये क्या हो जाए? इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7, राइट. और इन दोनों को मैंने क्या ले लिया? 1 अम्पियर. 1 अम्पियर 10⁻⁻7 1 हो गया ये दोनों, और डिस्टेंस भी कितना हो गया? 1 हो गया. तो फोर्स कितनी होगी? इतने न्यूटन. तो क्या करेंगे हम? तो फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर, जब दो लीनियर कंडक्टर में इतनी फोर्स एक्ट करे विद करंट कितना हो? 1 अम्पियर. तो करंट उनमें कितना जनरेट हो रहा है? 1 अम्पियर. इफ 2 × 10⁻⁻7
न्यूटन की फोर्स से दो कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। सो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो, सो आप इसको डिफाइन कर सकते हो इस तरह से, द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if the force acting between them is 2 into 10 raised to power minus 7 Newton placed at a distance of 1 meter apart. So this is the definition of 1 ampere. Now let's discuss about the torque acting on a current carrying loop. So I have made a diagram. This is a current carrying loop. I current is passing through it. तो क्या होगा जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क. तो वी आर नाउ गोइंग टू ड्राइव द रिलेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस कॉइल. तो क्या होगा इसमें, अगर मैं F2 की बात करूं, F2 क्या होगा, डायग्राम की पहले बात करूं, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया है. तो ये अगर मैं यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाती हूँ तो ये मैंने फोर्स की डायरेक्शंस क्या करी है, मार्क करी है. तो ये इनवर्ड्स होगा और ये आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द बोर्ड. तो ये इस तरह से अंदर और ये बाहर, तो इस तरह से क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा. इट विल एक्ट एज ए कपल. तो अगर F2 की बात करूं वो क्या होगा, I इंटू QR इंटू बी, साथ में क्या होगा, इसके साथ ही हमारे पास होगा I इंटू QR क्रॉस बी, यही होगा. और यहां मैं लिख सकती हूँ I QR बी साइन थीटा, या मैं लिख सकती हूँ इसको I QR क्या है, इसकी अगर लेंथ क्या है, ये L है एंड दिस इज ब्रेड्थ. तो ये क्या होगा, IBB साइन थीटा. इन अ सिमिलर वे F2 और F4 की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, बट थीटा यहाँ पे क्या होगा, 90 माइनस थीटा. तो क्या होगा, अब दीज टू कंपोनेंट्स F2 एंड F4 बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट विल कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट. तो क्या रह जाएगा, F1 एंड F3. तो F1 एंड F3 की अगर मैं बात करूं, F1 की वैल्यू कितनी आएगी, I, लेंथ क्या आएगी, PQ क्रॉस B, I लेंथ LB साइन कितना आएगा, 90 डिग्री. तो ये आएगा BIL. सिमिलरली F3 की अगर मैं बात करूं वो भी आएगा IRS इंटू B, तो सेम आएगा ये भी BIL. तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं, बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ही दीज टू फोर्सेस विल एक्ट एज ए कपल. तो ये एक कपल की तरह क्या करेंगी, वर्क करेंगी. अब हमें पता है कि ये इससे क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा. और टॉर्क क्या होता है, फोर्स, आइदर फोर्स इंटू, टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं यहां से, तो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द अपर एंड, दिस SP I हैव ड्रॉन सेपरेटली हियर. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस तरह से दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और इनका अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाए तो दैट विल कम आउट टू बी B cos थीटा. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ BIL इंटू B cos थीटा. अब हमें पता है L इंटू B किसके इक्वल होता है, एरिया. तो ये क्या आ गया, BIA. अगर n टर्न्स होंगी इसकी तो ये कितना आएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा. फाइन. अब NIA किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल. तो मैं यहां पे लिख सकती हूँ टॉर्क इक्वल्स टू MB cos थीटा. अगर मैं यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दूं सच दैट थीटा प्लस अल्फा कम्स आउट टू बी 90 डिग्री. तो अल्फा क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री माइनस अल्फा.
तो यहाँ पे पुट करूंगी तो ये आएगा MB cos 90 माइनस अल्फा, और टॉर्क कितना आएगा MB साइन अल्फा। तो ये क्या हो गया, मेरे पास रिलेशन आ गया। और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, टॉर्क इज इक्वल्स टू, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, M क्रॉस B। अब स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, पैरेलल है थीटा, M और B में जो थीटा है ये वाला, ये क्या है, पैरेलल, थीटा 0 डिग्री हो गया। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1, तो टॉर्क वुड बी मैक्सिमम। तो ये रेडियल फील्ड के कारण होता है हमेशा। फाइन। अगर थीटा क्या हो, 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा, ये क्या होगा, 0, तो टॉर्क विल बी minimum, that will be 0. So these are the special case. Now we will discuss how this principle is used in a moving coil galvanometer. तो ये क्या है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे एक कॉइल है हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, सॉफ्ट आयरन की कोर है। यहाँ पे क्या है, एक रेडियल फील्ड जनरेट करने के लिए मैंने क्या है, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट्स को यूज किया है। तो यहाँ पे क्या है, जब मैं इसको प्लेस करूंगी इसमें और करंट पास करेगा इस तरह से, तो क्या होगा, करंट पास होने की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क विल एक्ट ऑन द कॉइल। तो टॉर्क की वजह से ये घूमना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ये घूमेगा, यहाँ पे क्या है, मिरर लगा होता है, और ये कौन सी स्ट्रिप होती है, फॉस्फोरस ब्रॉन्जी की। तो फॉस्फोरस ब्रॉन्जी की क्यों होती है, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी काफी ज्यादा होती है, तो ये रिटर्न कर जाती है इजीली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। तो इसको हम इस तरह से यूज करेंगे। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हमने अभी टॉर्क कितना एक्ट करेगा, NIBA साइन अल्फा, क्योंकि फील्ड क्या है, रेडियल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू आएगी NIB इंटू A। अब हमें पता है जितना ज्यादा क्या होगा, करंट हम पास करेंगे, उतनी ही ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा होगा उतनी ही डिफ्लेक्शन होगी। और यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ पे लगा दिया मैंने कांस्टेंट K, तो दोनों अगर मैं इक्वेशन को क्या करूं, इक्वेट करूं, तो आई विल गेट NIBA इक्वल्स टू K इंटू थीटा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, I इक्वल्स टू K अपॉन NBA अपॉन थीटा। इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये तो हमने प्रैक्टिकल्स में भी किया था ट्राई। तो ये क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये मैंने प्रैक्टिकल्स में भी आपको समझाया था कि इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, I इक्वल्स टू G इंटू थीटा, और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जितनी ज्यादा क्या होगा, आई की वैल्यू करंट पास करेगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, डिफ्लेक्शन। अगर अब मैं करंट सेंसिटिविटी की बात करूं, तो ये क्या आएगा, यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं, ये आएगा NBA अपॉन K इंटू आई। तो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं, सेंसिटिव तब होता है जब ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे। तो लार्ज डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा, ये अगर n की वैल्यू ज्यादा हो, n शुड बी लार्ज, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होनी चाहिए कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग, एरिया ज्यादा होना चाहिए, करंट क्या हो, उसकी वैल्यू ज्यादा हो। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक द गैल्वेनोमीटर मोर करंट सेंसिटिव। तो इस तरह से ये वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे बेस्ड है। तो इस तरह से हमारी थर्ड बीबी इस टॉपिक के साथ हमारी कंप्लीट होती है। नाउ थर्ड सी में थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, मैग्नेटिक एज ए मैग्नेटिक डाइपोल कैसे एक्ट करता है, करंट कैरिंग लूप, बहुत सारे 2-3 चीजें हैं। तो वो आपका होमवर्क है,
और इसके साथ ही हमारी जो यूनिट 3 है दैट इज कंप्लीट. सो read the chapter thoroughly and ask the doubt if required. Do not forget to attend the live session. You will be welcomed with your queries. तो जो थर्ड सी है that will be covered through the live class. Thank you so much.